दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपके 910 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है गणित शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बड़े क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बड़े क्वेश्चनों को। यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम क्या होता है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो आरोही क्रम क्या होता है, जब संख्याओं को छोटी से बड़ी यानी न्यूनतम से अधिकतम क्रम में सजाया जाता है तो उस क्रम को आरोही क्रम कहा जाता है, यानी कि इसको असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। जैसे कि संख्याएं दे रखी है 32, 17, 45, 8 और 29। अगर इसको हम छोटे से बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो यही इसका आरोही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम इसका उल्टा होता है। अवरोही क्रम यानी कि आपका जो संख्याएं होंगी वो बड़ी से छोटी की तरफ लगाएंगे, यानी कि 45 पहले आता, फिर 32 आता, फिर 29 आता, फिर 17 आता, फिर 8 आता, यानी कि संख्याएं बड़े से छोटी होती जाती। लेकिन अवरोही क्रम में संख्याएं छोटी से बड़ी होती जाएंगी, ये होता है इसका क्रम। तो आरोही और अवरोही समझ में आ गया होगा आपको। आरोही अगर आपको पता है तो अवरोही जस्ट इसका उल्टा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि किसी आंकड़े का परास जो है वो 60 है और वर्गों की संख्या 6 है तो वर्ग अंतराल कितना होगा। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि परास बटे में वर्गों की संख्या। परास कितना दिया है 60, वर्ग कितना दिया 6, तो 60 बटे में 6 कर देंगे तो हमारा जो और वर्ग अंतराल है 10 निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, परास क्या है 60 दिया है, वर्गों की संख्या 6 दी है। वर्ग अंतराल का फॉर्मूला मैंने बताया है, परास बटे में वर्गों की संख्या, तो 60 बटे में 6 यानी कि 10 आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चार भुजाओं वाली आकृति होती है उसको चतुर्भुज कहते हैं। यह ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर यानी कि पैरेलल होती हैं, इसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, विपरीत भुजाएं जो है समांतर और बराबर होती हैं, विपरीत कोण जो है आपस में बराबर होते हैं, ये इसकी विशेषताएं हो गई। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका तिरछा रखा हुआ कोई समकोण त्रिभुज, जिसका जैसे कि आपका बोल सकते हैं रम्बस हो सकता है या कोई रेक्टेंगल हो सकता है। इसके अलावा जो है गणितीय अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु कोई 6 मूर्त सामग्री की सूची तैयार कीजिए। मूर्त सामग्रियाँ जो भी है जो गणित को रोचक बनाए, समझने योग्य बनाए, वो सारी की सारी सामग्रियाँ बतानी है। तो इसमें जो है इसमें अक्सरियाँ जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें गिनती, जोड़, घटाव, गुणा, भाग की अवधारणाएं विकसित कर सकते हैं। घन और ईंटें हो सकती हैं, जियो बोर्ड हो सकता है, डाइस हो सकता है, घड़ियाँ हो सकती हैं, तराजू हो सकते हैं, इन सभी का उपयोग कर सकते हैं, ये मूर्त सामग्रियों में आ जाएंगी। वास्तविक वस्तुएं गणित के अधिगम में किस प्रकार सहायता कर सकती हैं। तो ये जो है हमारे ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग करने वाली चीज़ों को प्रयोग करने से जो है हमारे ज्ञान को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, बल देती हैं। तो इसका उपयोगिता क्या है, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त बनाती हैं, सीखने में रुचि और सक्रिय भागीदारी को बढ़ाती हैं, भावनात्मक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, जीवन से संबंध को जोड़ती हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज गणित के अध्ययन में पहेली का क्या महत्व है। तो बीज गणित में पहेलियों का प्रयोग छात्रों को सोचने, विश्लेषण करने, समस्याओं को हल करने की प्रेरणा देता है, यह अधिगम को रुचिकर बनाता है। ठीक है, इसकी भूमिका क्या है, अगर हम पूछे या महत्व क्या है तो उनको हम बता सकते हैं। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है, अमूर्त को मूर्त बनाने में सहायक होती है, रुचिकर अधिगम होती है इसके द्वारा, और समस्या समाधान कौशल का विकास होता है। बीज गणित शिक्षण के कोई 3 उद्देश्य लिखे। भाई क्यों हम बीज गणित पढ़ाते हैं, तो प्रतीकों, चिन्हों और प्रतिनिधिक चिन्हों और प्रतीकों की समझ विकसित करते हैं, यानी कि एक्स और वाई जो है अज्ञात राशियां हैं, इनको ज्ञात करवाने के लिए, समीकरण को बनाने और हल करने की क्षमता विकास करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये उद्देश्य है। तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित के प्रभावी शिक्षण हेतु कोई 3 कक्षागत प्रक्रिया लिखिए। तो प्रभावी शिक्षण की 3 प्रमुख जो गतिविधियां हम अपना सकते हैं उसमें समूह गतिविधियां, सहकारी अधिगम हो सकता है, समस्या आधारित अधिगम हो सकता है, मूर्त और दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षकों के लिए पाठ्य पुस्तक किस प्रकार उपयोगी हो सकती है। तो पाठ्य योजना बनाने में सहायक होती है, शिक्षण के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों का भंडार होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद जो है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे ये प्रमेय होता है आपका, इस प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये प्रमेय है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारे को दिया क्या गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, यानी कि हमारे को दिया गया है कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, यानी कि आप अपनी मर्जी से उस त्रिभुज को नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया कि कोई त्रिभुज है ए बी सी, तो यहाँ पर मैं त्रिभुज बना लेता हूँ ए बी सी। तो इस तरह से एक त्रिभुज बनाया।
और इसकी एक भुजा ये है। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें ए बी और ए सी बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दो भुजाएं बराबर है। कोई भी मैं मान लेता हूँ, इसका नाम दिया मैंने यहाँ पर ए, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे मैंने दिया बी, और इसका नाम मैंने दिया सी। ठीक है, अब ये हमने त्रिभुज बना लिया, तो इसमें ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी ये वाली भुजा और ए सी ये वाली भुजा हैं बराबर हैं, जो मैंने निशान लगा दिया कि दोनों बराबर हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, इसमें इसने क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से हमें सिद्ध क्या करना है कि जो है उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि उनका कोण जो है आपका, ये सम्मुख कोण है इसका ये वाला, ठीक है, और ये वाला कोण, ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें प्रूव करना है कि एंगल बी जो है बराबर होगा एंगल सी के। रचना कर लिया कि हमने एक त्रिभुज, जो एंगल ए है, ये वाला एंगल जो है ए त्रिभुज का, ठीक है, यहाँ से एक समद्विभाजक AD खींचा है जो BC पर D पे मिलता है। तो यहाँ पे BC है, ये इस पे एक समद्विभाजक खींचते हैं। समद्विभाजक का मतलब हो गया कि इस तरह की एक लाइन जो दोनों को हिस्सों में बराबर में तोड़े, इस तरह से हमने एक लाइन खींची। अब इसका नाम मैंने रख दिया D, ये वाला जो अभी लाइन बनाई मैंने इसका यहाँ पे रख दिया नाम D। तो ये हो गया AD, ए से लेके डी तक। तो ये लिखा है बाइसेक्टर जिसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, इस एंगल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। BC पर आया है, B और C पे आया है, D इसका नाम रखा है। ठीक है, अब त्रिभुज ABD, ये A है, ये B है और D, ये त्रिभुज एक छोटा बन गया, एक त्रिभुज बन गया ACD, है ना। तो त्रिभुज ABD और ACD में क्या होगा, इसमें देखो AB और AC जो है दिया गया है ये बराबर है, AB और AC ये जो दिया गया है ये बराबर है, ठीक है ना। उसके अलावा जो है बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया गया एंगल BAD, एंगल B, ठीक है, एंगल B और ये A और D, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं। अब हमारे इस वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल BA और D, ठीक है, बराबर होगा एंगल CAD के, एंगल CA और D, ये वाला एंगल, ठीक है, इसके ये बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये बोल रहे हैं। क्यों होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब है कि इस एंगल ए को ये दो हिस्सों में बराबर कर रहा है, काट रहा है, ये लाइन AD, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला, ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये समद्विभाजक है। इसी को लिखना पड़ता है क्योंकि एंगल ए का जो है AD लाइन है ना, ये AD लाइन है, एंगल ए को AD जो है ये लाइन विभाजित कर रहा है, इसलिए एंगल ए का समद्विभाजक है। AD बराबर AD है। अब ये AD लाइन है ना, ये AD बराबर AD क्यों है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी AD है और इस वाले त्रिभुज में भी ये AD है, दोनों त्रिभुज के लिए AD है, इसलिए जो है उभयनिष्ठ है, इसको कॉमन साइड बोल सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं SAS यानी भुजा कोण भुजा सर्वांगता नियम से कि ABD जो है वो सर्वांग सम होगा ACD के, है ना। तो अगर ये सर्वांग सम है तो इसकी सारी क्या होगी, संगत भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि हम बोलेंगे AB बराबर होगा AC के, तो AB बराबर AC के, यानी कि एंगल ABD, जो B एंगल है और वो जो C एंगल है, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, B एंगल और C एंगल बराबर हो जाएंगे, बस इतना सा है, इस प्रकार सिद्ध हुआ ये बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, AB बराबर होगा, ठीक है, AC के, इसी तरह से BD बराबर होगा CD के। ठीक है, देखो BD बराबर होगा B से लेकर D तक बराबर होगा C से लेकर D तक, यही चीज़ इसमें होता है। सर्वांग का जब नियम लग जाता है तो सारी चीज़ें आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में आगमन विधि का महत्व बताइए। बहुत सारी इसके महत्व हैं। स्व अन्वेषण को प्रोत्साहित करती है, सीखने को रोचक और सक्रिय बनाती है, स्थायी अधिगम को बढ़ावा देती है, तर्क और विश्लेषण क्षमता का विकास करती है। आगमन विधि के बारे में, रैखिक समीकरणों को हल करने के प्रमुख नियमों को लिखिए। तो देखिए, जैसे कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात जो है एक होती है, यानी कि x की पावर या y की पावर या z की पावर जो भी होगी, ये इसमें एक एक ही है, जो पावर नहीं होती तो एक ही माना जाता है, यानी कि किसी भी चर की पावर एक ही होगी, याद रखिएगा। तो इसमें जो पावर होती है उसी को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। पूछ लेगा कि रैखिक समीकरण क्या होती है, तो रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है 2x + 5 = 11, 2x + 5 = 11, ये हमने लिख दिया है। तो ये एक रैखिक समीकरण हो गया। अब इसके नियम क्या है, समान संख्याओं को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना या घटाना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये संख्या दे रखी है x + 3 = 7, तो
अगर मुझे इस में कुछ करना है तो x में से 3 घटाऊंगा, 7 में से भी 3 घटाऊंगा, दोनों तरफ से 3 घटाऊंगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये देखिए x प्लस में 3 बराबर 7। अब इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि समान संख्याओं को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना या घटाना। तो यानी कि इस तरफ और इस तरफ मैं दोनों तरफ ही जो है कोई संख्या जोड़ूंगा या घटाऊंगा। जैसे कि इसी में मान लो x+3 दिया हुआ है, तो इसी में से मैं 3 घटा दूं और बराबर का निशान लगा दूं और 7 में से भी 3 घटा दूं, तो इस तरह से मेरे पास जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर तो x 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो यहाँ बचेगा 4। तो इस तरह से ये संख्या होगी। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को पहले भी सॉल्व करता, इसको सॉल्व करता, तो भी मेरे पास x बराबर क्या होता है, 7 - 3 बराबर में 4। x का मान जब भी 4 आता है और अभी भी 4 आया। तो समान संख्याएं जोड़ना या घटाना, अगर इसमें दोनों तरफ जोड़ता तो भी आपका इसी तरह से आता। अगर मैं इसमें देखो, इसमें अगर इसको जोड़ देता तो ये 6 हो जाता, इधर जोड़ देता तो ये कितना हो जाता, 10 हो जाता। तो हमारे पास ये संख्या कैसी आ जाती, x प्लस में 6 बराबर इधर कितना आ जाता है, 10। ठीक है, तो x का मान फिर से निकालते तो 10, और ये प्लस का 6 है, इधर जाता है तो माइनस का 6 हो जाता है, यानी कि x का मान फिर से 4 आता। किसी भी तरह से करोगे तो 4 ही आएगा। तो ये मतलब ये होता है एक नियम जो इसको सॉल्व करने का होता है। ठीक है, तो समान संख्याओं को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ना या घटाना। समीकरण के दोनों पक्षों को किसी गैर शून्य संख्या से गुणा या भाग देना, यानी कि समीकरण के लेफ्ट वाले भाग को या राइट वाले भाग को भी मैं गुणा या भाग करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आपको समझ में आए। जैसे 4 को मैं, अगर मैं 4x को 4 से भाग दूँ और 20 को 4 से भाग दूँ, दोनों को 4 से भाग दूंगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो x बचेगा, और 20 को 4 से भाग दूंगा तो 5 बचेगा। तो इसका संख्या, जैसे कि ये समीकरण दे रखा है, इसको फिर से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है 4x बराबर 20, अगर मैं इसमें गुणा करूं या भाग करूं, कोई भी एक कर सकता हूं। मैंने मान लो कि मैं भाग करता हूं, तो इसको भी 4 से भाग कर दूं, इसको भी 4 से भाग कर दूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये 20, 4 से 4 पंजे 20, 5, यानी कि x का मान 5 आया। इसी तरह से हम कर सकते हैं। अगर हम इसमें गुणा करते तो भी इसी तरह का आता। अगर मैं भाग करके दिखाया, अब मैं 4x इक्वल्स टू 20 दे रखा है, अब मैं गुणा कर दूँ 5 इसमें 4 से, 4 से 5 से, जिससे भी, मान लो 5 से कर दिया, 5 से इधर कर दो गुणा, 5 से इधर कर दो, ये होगा 5 को 20, x बरा 20x हो गया, और इधर हो गया 20 पंजे 100, 100 हो गया। ठीक है, x का मान निकालोगे तो 100 बटे में ये क्योंकि गुणा है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, 20 काट दोगे तो ये 5 बार में कट गया, फिर भी x का मान 5 आया, पहले भी x का मान 5 आया था। किसी भी तरह से करोगे, x की वैल्यू एक बार में जो आई है वो पहली बार में जो आई है वो दूसरी बार में भी वही आएगी, तीसरी बार में भी वही आएगी, चेंज नहीं होगा। चर वाले पदों को एक तरफ और स्थिरांक पदों को दूसरी तरफ लाना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे समीकरण दे रखा है एक, कि ये है आपका 3x + 2 इक्वल्स टू x प्लस में 10, ये दे रखा है। तो x वाली संख्याओं को एक तरफ लेना, यहाँ पे 2 देखा हुआ है, x वाली संख्याओं को एक तरफ लेना और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लेना। तो यहाँ पे 3x, और ये x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, बराबर का निशान, इधर 10 तो था ही, इधर प्लस का 2 था, इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x बराबर में 8, यानी x का मान निकालोगे तो 8 बटे में 2 यानी कि 4, यहाँ पे 4 देखो आंसर आया हुआ है। तो इस तरह से आपका समीकरणों को हम जो है नियम होता है इसको सॉल्व करते हैं इस तरह से। तो यही है इसका नियम। देखिए समीकरण कैसे हल करते हैं, दोनों पक्षों में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, दोनों पक्षों में गुणा करेंगे या भाग देंगे, दोनों पक्षों में से चर संख्याओं को एक तरफ और अचर संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। निम्नलिखित वाक्यों को गणित चिन्ह द्वारा प्रयोग करना है। 1 के 3 गुणे से 5 कम, 1 से 7 कम, 75 a का 5वां भाग, और 1 के आधे से 7 कम। तो इस तरह से इसका देखो, a के 3 गुना से 5 अधिक, यानी कि कोई भी a है उसका 3 गुना उससे 5 अधिक, यानी 5 जोड़ दिया, तो ये हो गया समीकरण। इस तरह से ये समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण बोला है a से 7 कम, यानी a में से 7 घटा देंगे तो 7 कम हो जाएगा कोई भी संख्या में से। 75 a का 5वां भाग, यानी 75 a बटे में 5 कर देंगे, उसका 5वां भाग बोल रहा है ना, तो 75 a बटे में 5वां भाग ये हो जाएगा। a के आधे से 7 कम, यानी a बटे 2, a का आधा हो गया, माइनस में क्योंकि आधे से 7 कम है तो इसमें से 7 घटा देंगे तो ये हो गया। इस तरह के समीकरण लिखने को आते हैं आपके। ग्राफीय चित्रण किसे कहते हैं, ग्राफीय चित्रण के प्रमुख 6 प्रकारों के नाम लिखिए। ग्राफीय चित्रण क्या होता है, आंकड़ों को जो हम रेखा चित्रों, रेखाओं, आकृतियों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं उसे ग्राफीय चित्रण कहते हैं। इसके कौन से 6 प्रकार होते हैं, तो रेखा चित्र होती है, ठीक है, जिसको लाइन ग्राफ बोलते हैं। एक स्तंभ चित्र होता है जिसको बार ग्राफ बोलते हैं। एक वृत्त चित्र होता है जिसको पाई चार्ट बोलते हैं। एक आयत चित्र होता है जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। एक बिंदु चित्र होता है जिसको डॉट प्लॉट बोलते हैं। एक पंक्ति कांटा चित्र होता है जिसको स्टेम लीफ प्लॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 6 तरह के जो है ग्राफीय चित्रण होते हैं, इनको याद रखिएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है क्या क्या किस चीज़ के लिए होता है दिखाने के लिए, बाकी आपकी इच्छा है कितना पढ़ेंगे। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है दे रखा है, माध्यिका ही निकालनी है। तो ये प्राप्तांक जो है इनको क्रम से सजाना है। मैंने बोला था माध्यिका बहुलक कुछ भी हो तो क्रम से सजा दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी बड़ी करते हुए निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे संख्याएं क्या है, सम है। सम है, मैंने अभी एमसीक्यू आपको थोड़ी देर एक दो दिन एक दिन पहले वीडियो दिया है आपका एमसीक्यू का वीडियो, उसमें भी समझाया हुआ है कि जब संख्याएं सम हो, यानी कि टोटल कितनी है 1 2 3 4 ऐसे करके 10 संख्याएं, 10 क्या होता है, 10 10 होता है सम नंबर। तो सम का जो फॉर्मूला होता है n/2 होता है। n/2 यानी 10/2, यानी कि 10/2 यानी 5। पाँचवा नंबर जो है इसकी माध्यिका होगी, 1 2 3 4 5, यानी कि 46 जो है इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा, सॉरी माध्यिका निकालनी है ना, 1 मिनट को। तो इसमें जब, हाँ, जब आपका क्रम से सजाएंगे तो इसमें माध्यिका निकालनी है, ठीक है ना। माध्यिका जो है आपको ज्ञात करनी है, तो इसमें n+n/2 और n+1/2 पद भी होगा। तो n+2 पद क्या, 10 प्लस में आपका ये कितना हो गया आपका 10, तो 5 n प्लस, सॉरी n प्लस थोड़ा साइड में लगेगा, ये प्लस में एक इधर लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। तो n/2 यानी कि 10/2 और प्लस में एक यानी कि आपका 5, 10/2 5 प्लस में एक 6, ये 6वां पद। तो पाँचवा और छठी संख्या ले लेंगे, तो इसमें पाँचवा नंबर ये है और छठी संख्या ये है, दोनों को ले लिया। इधर से देखोगे कि आपका जो है इधर भी जितनी संख्याएं इधर बचेंगी उतनी संख्याएं इधर बचेगी। जब जब संग संख्याएं होती हैं ना तो इस तरह से ही करना पड़ता है आपको। तो ये कितना हो गया आपका, देखो इधर संख्या कितनी बची, 1 2 3 4, इधर भी कितनी संख्या बची, 1 2 3 4। तो इसलिए जो है बीच के दोनों संख्याओं को लेंगे तभी जाके दोनों तरफ बराबर संख्या बचेगी। एक संख्या लोगे तो बराबर संख्या किधर भी नहीं बचेगी, इसलिए फॉर्मूला यूज होता है। दोनों फॉर्मूला को n/2 और n/2 प्लस में 1 की औसत लेते हैं। तो दो संख्याओं को ले लिया, तो दो संख्या 46 और 48 है। यहाँ पर 46 और 48 को जोड़ोगे और बटे में 2 कर दोगे तो ये माध्यिका हो जाएगी 47। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सम चतुर्भुज तथा समलंब चतुर्भुज क्या होते हैं, दोनों की विशेषताएं लिखिए। तो सम चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और विपरीत कोण समान होते हैं, सम चतुर्भुज कहलाता है। सम चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं हैं जिनको आप लिख दोगे। इसी तरह से समलंब चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके केवल एक जोड़ी विपरीत भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कहलाएगा, एक जोड़ी होगी। इसमें क्या है आपका, ये सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है जिसमें आपका जो है विपरीत कोण समान होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती है। और ये समलंब है, वो सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज, और ये समलंब है। ठीक है, इसमें जो है एक जोड़ी विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। उसकी कुछ विशेषता यहाँ पर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गणित में तर्क कौशल के मूल्यांकन हेतु आकलन किस प्रकार करते हैं। तो हम उसके तरीके बता सकते हैं कि भैया जो है समस्या आधारित प्रश्न के द्वारा, खुले उत्तर वाले प्रश्न के द्वारा, पैटर्न पहचान करा के, संगतता और विरोधाभास की जांच करके, ग्रुप चर्चा करके, मौखिक परीक्षण करा के, कार्यपत्र और परियोजना के द्वारा। इसका जो नेक्स्ट वन है, गणित में आकलन के प्रमुख उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आकलन के क्या उद्देश्य हैं, तो अवधारणात्मक समझ का मूल्यांकन करना, समस्या समाधान क्षमता का आकलन करना, तर्क और विश्लेषण कौशल को परखना और सीखने की प्रगति का निर्धारण करना, शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, भविष्य की योजना और सुधार के लिए फीडबैक देना इत्यादि। गणित में पैटर्न क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पैटर्नों की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न क्या होते हैं, गणित में संख्याओं, आकृतियों, रंगों या रेखाओं की एक नियमित या दोहराववाद व्यवस्था को जो हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, वो संख्याओं या आकृति, रंग या रेखाओं का नियमित या दोहराववाद व्यवस्था हो सकती है। पैटर्न की जो पहचान करेंगे हम कैसे करेंगे, संख्यात्मक पैटर्न है, जैसे कि 2 4 6 8 10, यहाँ पर हर संख्या में 2 को जोड़ा गया है, ये पैटर्न का पहचान है। ठीक है ना। इसी तरह से आकृति पैटर्न, तो इसमें एक स्टार फिर गोला फिर स्टार फिर गोला फिर स्टार गोला है। तो यहाँ पे आकृति का दोहराव, एक स्थिति, दोहराव की स्थिति देखने को मिल रही है, एक के बाद एक हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम रंग या आकार का पैटर्न, जैसे लाल नीला लाल नीला लाल नीला, तो इसमें रंगों का जो है दोहराव हो रहा है। इस तरह से ज्यामिति पैटर्न में जो है आकार की स्थिति का आकार में परिवर्तन देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी आकार का बड़ा होना फिर छोटा होना फिर बड़ा होना फिर छोटा होना। गुणात्मक या गणनात्मक पैटर्न हो सकता है, जैसे 6
फिर 3 है, 6 है, 12 है, 24 है, इसमें हर बार में हर जगह पे गुणा हो रहा है। 3 को 2 से गुणा किया 6 आया, 6 को 2 से गुणा किया 12 आया, 12 को 2 से गुणा किया 24 आया, 24 को 2 से गुणा करेंगे 48 आएगा। इस तरह से ये गुणात्मक पैटर्न है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। गणित में समस्या समाधान की प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। कोई समस्या समाधान करना है तो उसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं पद हम निकालेंगे। तो पद जो हो सकता है समस्या को समझना, फिर उसका योजना बनाना, फिर योजना को क्रियान्वित करना, उसके बाद में परिणाम की जांच करना और समाधान प्रस्तुत करना। एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या जो है एवं उसकी ऊंचाई 14 और देखो टंकी की त्रिज्या दे रखा है, ये त्रिज्या है, ठीक है, और ये ऊंचाई है, यानी कि ये आर है और ये एच है। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है आर 14, ऊंचाई दे रखी है 35। बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर, ब्रेकेट में आर प्लस में एच। जहाँ जहाँ आर है, जहाँ जहाँ एच है, उसका मान रख देंगे। पाई का मान हमें पता होता है वो 22/7 होता है, तो पाई का मान हमने 22/7 रखा। बाकी जहाँ पे आर है उसका आर का मान रख दोगे, जहाँ पे एच है उसका एच का मान रख दोगे, गुणा करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गणित पाठ्यचर्या के निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सादगी और स्पष्टता, उसके अलावा जो है व्यवहारिकता, क्रमबद्धता, अभ्यास और पुनरावृत्ति, शिक्षार्थी केंद्रित और संतुलन और लचीलापन और समय की उपलब्धता, ये सारे के सारे जो है सिद्धांत आ जाएंगे। इसका जो है गणित प्रयोगशाला की आवश्यकता है महत्व को बताइए। तो भैया अभ्यास के अवसर मिलते हैं प्रयोगशाला के द्वारा, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में लाना जो है ना प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है, रचनात्मक सोच का विकास होता है। ये प्रयोगशाला की आवश्यकता और महत्व है। तो आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं, प्रयोगशाला का महत्व की बात करें तो सहायक शिक्षण उपकरण मिल जाते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा मिल जाती है, जटिल अवधारणा का सरलीकरण हो जाता है, सहयोगात्मक शिक्षण का मंच होता है, अवलोकन और विश्लेषण का कौशल विकास होता है। सर्वांग समता क्या होती है? तो सर्व प्लस अंग प्लस सम, यानी सभी अंग समान हैं, सभी अंग बराबर है, इसे ही सर्वांग समता कहा जाता है। इससे और अधिक सरल रूप में यूँ कह सकते हैं कि दो चित्र यदि आकार और प्रकार में समान हो तो वो परस्पर सर्वांग सम होंगे। ऐसी आकृतियों की संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ऐसी आकृति जिसके संगत कोण और संगत भुजाएं समान हो, ठीक है, आकार और प्रकार समान हो, उन्हें सर्वांग समता कहते हैं या सर्वांग सम कहेंगे। समरूपता क्या है? तो समरूपता एक का अर्थ होता है दो आकृतियां जिनका आकार एक जैसा हो लेकिन उनका माप भिन्न हो सकता है, तो उसको समरूप कहते हैं। जैसे कि ये समरूप है, इसको भी आप क्या बोलोगे? व्रत बोलोगे, और इसको भी आप क्या बोलोगे? व्रत बोलोगे। ये समरूप है, दोनों ही क्या है? व्रत हैं, लेकिन इनका आकार जो है अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है? व्रत है, समरूप हैं, है ना। देखने में रूप इनका एक जैसा है कि हाँ ये व्रती हैं दोनों। तो इस तरह से जो है इनको हम बोल सकते हैं। गणित परिषद के उद्देश्य क्या हैं? बहुत सारे उद्देश्य हैं। गणित के प्रति रुचि बढ़ाना, गणित का ज्ञान विकसित करना, रचनात्मक और तर्क कौशल बढ़ाना, प्रतियोगिताओं और गतिविधियों का आयोजन करना, संयोगात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, गणित शिक्षकों एवं छात्रों के बीच संपर्क को बढ़ाना, ये सारी की सारी। गणित किट की उपयोगिता क्या है? गणित को सरल और रोचक बनाना, हाथों हाथ सीखने का अवसर प्रदान करना, अभ्यास से समझ में सुधार करना, रचनात्मक और कल्पनाशीलता को विकसित करना, शिक्षण में सहायता करना, स्वतंत्र अधिगम को प्रोत्साहित करना। अब रुपए आपको दे रखे हैं 6,300, ABC में 1, 3 और 5 के अनुपात में बांटना है। तो रुपए हैं कुल 6,300, बांटना है 1, 3, 5 में। तो पहले तो हम कितने अनुपात में बांटना है? 1, 3, 5 में। तो सभी अनुपातों को जोड़ लेंगे भैया, ये टोटल अनुपात तो इतना हो गया। तो 9 अनुपात हो गया टोटल। उसमें से 9 में से एक हिस्सा इसको चाहिए, 3 हिस्सा इसको चाहिए, 5 हिस्सा इसको चाहिए। तो हम जो है हम बता देंगे कि इसका जो 9 हिस्सा, इस कुल राशि का जो है 9वां हिस्सा निकाल लेंगे, यानी कि 9 बटे में हम निकाल लेंगे तो 6300 भाग दे देंगे 9 का, तो 700 रुपये आ गया जो है एक हिस्सा 6300 का। अब सभी के हिस्से में जोड़ देंगे। ए का हिस्सा है 1, बी का हिस्सा था 3 और सी का हिस्सा था 5। तो 1 गुणा में 700, 3 गुणा में 700, 5 गुणा में 700। तो ये तीनों आंसर हमारे आंसर इस तरह से आ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान अनुपातों के कोई चार प्रकार लिखिए समान अनुपातों के। तो साधारण अनुपात होता है, ठीक है, दो समान अनुपात हो सकते हैं, संयोजित अनुपात हो सकता है जो कंपाउंडिंग अनुपात कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात हो सकता है और मिश्र अनुपात हो सकता है। तो ये चार प्रकार जो है आपको लिखने थे, तो चारों प्रकारों को याद रखना है कि समान अनुपात के इस तरह के प्रकार होते हैं। समीकरण को यहाँ पे हल करना है। एक समीकरण दे रखी है 7x प्लस में 5/10 प्लस में 9x प्लस में 12/10 बराबर 1 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरण का क्या ले लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम आ जाएगा इसका 10,
ठीक है, तो ऊपर वाली संख्याओं को लघुत्तम से गुणा करते हैं, आपको पता ही है, लघुत्तम से लघुत्तम को भाग दीजिए और ऊपर वाली को गुणा कर दीजिए। 10 से 10 को भाग दिया, 1 आया, तो इस वाली संख्या को 1 से भाग करेंगे तो यही संख्या आएगी। 10 से 10 को भाग दिया तो फिर से 1 आया, 1 आया, तो इसकी संख्या को यही भाग करते। यहाँ पर अगर संख्याएं कुछ और हो जाती, मान लो यहाँ पर ये संख्या 20 हो जाती, तो यहाँ पे लघुत्तम जो है 20 आता, और 20 आता तो अब 10 को भाग देते 20 से, तो ये 2 बार में कटता है, यानी कि इस संख्या को हमें 2 से गुणा करके यहाँ पे लिखना पड़ता। इस तरह से यहाँ पर 20 को 20 सॉरी 20 आया, हाँ, 20 को फिर 20 से भाग देते दूसरी वाले में, इस वाले में, तो 20 तो आया था लघुत्तम, तो 20 को फिर इस 20 से भाग देते तो आता है 1, 1 से इस संख्या को गुणा करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये चीज़ तो लघुत्तम समावर्त तो आपको आता होगा, बहुत सिंपल सी छोटी छोटी कक्षाओं में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेके जो है हम सीधा सीधा जो है इसका तिरछा गुणा कर देंगे, 1 को 10 से गुणा कर देंगे, ये समीकरण इधर रह जाएगी, इसमें x का मान निकालेंगे, -7/16 आ जाएगा। बीजगणित की आवश्यकता और उपयोगिता क्या है, पहले आवश्यकता बता देंगे कि भाई गणितीय संकल्पना होती है, उसका सामान्यकृत करना होता है समस्याओं को हल करने के लिए, अनजान राशियों का मान ज्ञात करने के लिए, उस गणित की नींव के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, आवश्यकता है। उपयोगिता की बात करें, दैनिक जीवन में उपयोग के लिए, विज्ञान और तकनीकी में प्रयोग के लिए, तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच के विकास के लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। वेन हाइलेस द्वारा प्रस्तावित ज्यामितीय चिंतन स्तरों के कोई 4 गुण लिखिए, तो 4 गुणों को आपको लिख देना है। इसमें जो है इनके 4 स्तर हैं, जो 0 से शुरू होता है, लेकिन एक आपका है क्रमिक स्तर, दूसरा जो है इसके गुण क्या है, ये भाषा का महत्व, ठीक है, और तीसरा है शिक्षण की आवश्यकता, और चौथा जो है स्तरों की अविभाज्यता। ये कौन कौन से स्तर होते हैं आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, विशेषताएं पूछिए, क्या पूछिए, चिंतन स्तरों के 4 गुण, तो आपको केवल गुण बताने हैं, गुण पूछा है, ठीक है। अभी देखो हम 4 स्तरों के बात भी करेंगे। द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की जो परिभाषा क्या हो सकती है, तो आप बता सकते हो कि जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन ऊंचाई नहीं होती है, जैसे कि त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त और समलंब चतुर्भुज वगैरह। लेकिन जो त्रिविमीय आकृतियाँ होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, ठीक है, और ये सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु इत्यादि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में आगमन विधि के गुण क्या हो सकते हैं, तो स्व अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है, चिर स्तरीय अधिगम होता है, इसके अलावा जो है तर्क शक्ति का विकास होता है, इससे रुचिकर और सक्रिय अधिगम प्रणाली विकसित होती है, अवधारणात्मक स्पष्टता आती है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर हो जाते हैं। गणित शिक्षण में आगमन विधि के दोष क्या हो सकते हैं, तो समय अधिक लगता है, हर विषय के लिए प्रयुक्त नहीं है ये विधि, और विशेष प्रशिक्षण की इसमें आवश्यकता होती है, छात्रों में भ्रम की संभावना रहती है, ठीक है। उसके अलावा जो है विश्लेषणात्मक योग्यता की आवश्यकता होती है, ठीक है ना इसमें। इसके अलावा जो है गणित में कक्षागत प्रक्रियाएं क्या है, तो गणितीय खेल हो सकता है, समूह कार्य हो सकता है, गणितीय मॉडल हो सकता है, वर्कशीट अभ्यास हो सकता है, व्यवहारिक गतिविधियां हो सकती है, बोर्ड पर प्रदर्शन इत्यादि इसमें शामिल हो सकते हैं। गणित में पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत क्या है, तो बाल केंद्रितता का सिद्धांत है, संबंधता का सिद्धांत है, सघनता और अनुक्रमण का सिद्धांत है, गतिशीलता का सिद्धांत है, संपूर्ण विकास का सिद्धांत है, व्यवहारिकता का सिद्धांत है इत्यादि। किसी संख्या के तिगुने और 5 का योग जो है, यानी कोई संख्या है उसका 3 गुना है, और उस 3 गुने में 5 जब जोड़ते हैं तो 44 मिलती है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका 3 गुने में 5 का योग जो है 44 दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार, तो हम बोलेंगे कोई संख्या जो x थी उसका 3 गुना, तो ये हो गया 5 उसमें जोड़ा तो हमको 44 मिल रहा है, ये इसका गणितीय रूप लिख दिया। अब इस समीकरण में हमें x का मान निकालना है, क्योंकि वही संख्या हमें बतानी है वो संख्या क्या है, तो संख्या हमने x मानी है तो x का मान निकालेंगे। तो 3x बराबर 44 माइनस 5, 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3x बराबर 39 हो जाएगा। तो x बराबर 39/3 यानी कि 13 जो है इसका आंसर हो जाएगा, वो संख्या 13 थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज के ऊपर का आकार जो है समलंब जैसा है, ठीक है, सतह जो है उसका पृष्ठ कैसा है, कोई टेबल का जो सतह है वो समलंब जैसा है, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर, इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर एवं 1.2 मीटर है, दो समांतर भुजाएं हैं जो एक मीटर है और एक 2 मीटर 1.2 मीटर है। यदि इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 0.8 मीटर हो, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। समलंब का जो समलंब जो होगा कोई भी चतुर्भुज, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी, डायरेक्ट सूत्र होता है। तो 1/2, तो यहाँ पर जो समांतर भुजाएं क्या है, ए बी, यानी कि 1 मीटर और 1.2 मीटर,
ठीक है, ये दो भुजाएं हैं और एक उनके बीच की दूरी जो है हमारे को दे रखा है 0.8 मीटर। तो सीधा सीधा हम इस फॉर्मूले में दोनों समांतर भुजाओं का योग कर देंगे, यानी कि 1 प्लस में 1.2 ये रहा, और गुणा में ऊंचाई, इस तरह से करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, गणित में समस्या समाधान, प्रमेयों का समाधान, सृजनात्मकता की पहचान। तो यहाँ पर जो है पहले आप बता सकते हैं गणित में समस्या समाधान प्रक्रिया क्या होती है। समस्या को समझना, एक योजना बनाना, योजनाओं को क्रियान्वित करना, पूर्ण अवलोकन करना, ये जो है इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखा है। इसके बाद जो है आपका दूसरा शॉर्ट नोट पूछा है प्रमेयों का समाधान कैसे किया जाता है। तो हम पहले प्रमेय में क्या देते हैं, दिया क्या गया है, सिद्ध क्या करना है, फिर रचना क्या करनी है, और उत्पत्ति या प्रमाण क्या होगा। तो इस तरह से हम जो है प्रमेयों का समाधान करते हैं, इसके ऊपर टिप्पणी लिखनी थी। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सृजनात्मकता की पहचान में क्या होगा, समस्याओं के बहुविधि समाधान, ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल सॉल्यूशंस जो बोलते हैं, और मौलिकता क्या होगी, फिर लचीलापन, विस्तार और जिज्ञासा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति इस सृजनात्मकता में आ जाएगी। ये आपका शॉर्ट नोट्स में है, तो इसी तरह से आपको लिखना होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्युत्क्रमानुपात को उदाहरण सहित लिखिए। तो व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, जिसको रेसिप्रोकल या इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो दो राशियों का गुणन फल होता है जो स्थिर रहता है। एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी राशि जो है उसी अनुपात में घटती है। एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, अगर दूसरी पहली बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और पहली घटती है तो दूसरी बढ़ती है। जैसे कि ये है x जो है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/y है, ये इसका रूप होता है। गणित में इस तरह से लिखते हैं। अगर हम इसको और तरीके से लिखें तो x गुणा में y बराबर में स्थिर हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है, अगर हम कोई उदाहरण दें तो मान लीजिए एक कार्य को 4 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा करता है। यदि व्यक्ति बढ़ा दिए जाएं तो कार्य पूरे करने में कितना समय लगेगा। तो हम मानते हैं कि यदि 6 व्यक्ति कार्य करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम बोलेंगे भैया एक 6 व्यक्ति जो है 4 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 गुना में 6 हैं, और समानुपात में हम क्या कर देंगे 6 गुना में x, क्योंकि व्यक्ति की जगह यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं 4, यहाँ व्यक्ति कितना है 6, दिन कितने लग रहे हैं, यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं 4, यहाँ पे दिन कितने हैं 6, और यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं, तो यहाँ पर जो है आपके व्यक्ति हैं x, क्योंकि हमने मान लिया x है, हैं सॉरी व्यक्ति हैं यहाँ पर 6, और यहाँ पे दिन कितने हैं x, मान लिया कि x निकालना है, दिन कितने हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, 6 गुणा में 4 कितना हो गया 24, और ये 6 गुणा में x, तो x बराबर क्या हो 24/6 यानी कि 4 दिन। इस तरह से एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, एग्जाम्पल दे करके हम जो है कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको देख लीजिए पहले। तो अब आपको समझ में आ गया रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी कि अगर x जो अनुपात में y के है, ठीक है, तो अगर हम x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, ठीक है, और y को बढ़ाएंगे तो x घटेगा। तो यही होता है इसमें। यहाँ पे देखो जैसे कि ये स्थिर है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं s गुणा में y बराबर में k कांस्टेंट, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो हमेशा वही रहेगी। यानी कि अगर मैं इसको बोलूँ आपको कि कोई चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे 45 मान लो, 45 है इस के की जगह। तो यहाँ पे x का मान अगर मैं यहाँ पे 5 लेता हूँ, तो 9 5 को अगर मैंने कम लिया है तो 45 लाने के लिए 9 को मुझे बढ़ाना मतलब y को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर y को मैं कम करता हूँ तो x बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं अ, इसको बढ़ाता हूँ, इसको 15 लेता हूँ, तो कितना गुना बढ़ाया, इसको इसको बढ़ाया मैंने 3 गुना, 5 3 15, इतने ही गुना इसको मेरे को घटाना पड़ेगा, यानी इसको भाग देंगे 3 से, तो 3 बार, तो ये भी 45 आएगा। तो इसी को बोलते हैं, यहाँ पे देखो यही चीज़ लिखा है, एक राशि बढ़ाने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है। ये राशि बढ़ाई है, जिस राशि इस राशि को जितना बढ़ाया मैंने, 5 × 9 45 होता है। अगर मैं इस राशि को बढ़ाऊं यानी 3 गुना बढ़ाऊंगा तो 15 हो जाएगा, तो इस राशि को 3 गुना मुझे घटाना पड़ेगा, तो ये 3 हो जाएगा, तभी 45 आएगा। यही बोल रहा है कि एक राशि को उसी अनुपात में घटती है जब एक राशि जिस अनुपात में बढ़ती है, जिस अनुपात में, यानी 3 गुना बढ़ाया है तो दूसरी राशि 3 गुना घटाया। अगर मैं इसको 3 गुना बढ़ाता तो इसको 3 गुना घटाता। तो यही होता है क्रमानुपात। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी एग्जाम्पल आप इसी तरह से दे सकते हैं कि भैया ये चीज़ अगर मैंने बढ़ाया है तो उसी अनुपात में ये चीज़ घट जाएगी। 25 और 60 का तृतीय अनुपाती मैंने बता रखा है एमसीक्यू में। तो तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे 25 अनुपात x समानुपात x अनुपात 60,
ये तृतीय अनुपाती बीच वाला होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये वाली राशि जो है बटे में लिख देते हैं, 25 बटे में x बराबर में x बटे में 60, इधर वाली 60, ये वाली राशि को x बटे में 60, इधर वाली राशि को 25 बटे में x, इनको क्रॉस गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 60 गुणा में 25 हो जाएगा। 25 छिंगे होता है आपका 25 पंजे 125, 25 छिंगे 150, ये हो जाएगा आपका लगभग लगभग कितना, 25 चौको 100, 150, ये एक्स स्क्वायर का मान आ गया। ठीक है, तो क्यों क्या है इसमें, अच्छा 25 और 60 का तृतीय अनुपाती, ये मध्यानुपाती है, सॉरी मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, तो इसको देख लीजिए। ये मध्यानुपाती पूछता तो ये आंसर ये इस तरह से निकालते, इसमें तृतीय अनुपाती पूछा है, और जब तृतीय अनुपाती पूछेगा तो तीसरे अनुपात की बात कर रहे थे। जब तीसरा अनुपात पूछता है ना, जैसे कि मान लो कि आपका पूछा 25, ठीक है, अनुपात में 60 और अनुपात में x, तीसरा अनुपात पूछ रहा है तो बीच वाले अनुपात को 2 बार कर देते हैं, तो 25 अनुपात 60 समानुपात, ये भी 60, और ये अनुपात तो x निकालना ही है, तो इसके बटे में इसको अलग अलग कर देंगे। ये 25 बटे में कितना हो जाता है, यहाँ पे 60 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, ये 60 बटे में बराबर में 60 बटे में ये कितना हो जाता है, x हो जाता है, तो इसको तिरछा गुणा कर देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे 25 गुणा में x हो जाता, और इधर 60 गुणा में 60 हो जाता, यानी कि यहाँ पे 25 x बराबर में 3600 हो जाता, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3600 बटे में 25 हो जाता, बटे में 25 हो जाता है, 25 से काट लोगे इसको तो 144 जो है इसका आंसर आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज में समझाया गया है मैंने। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा ना उसको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या लगता है, तो जब तीन संख्याएं इस तरह से दी हो तो तृतीय अनुपात क्या होता है, ए बटे में बी और बी बटे में सी, इस तरह से लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। तो हमारे को एक संख्या दे रखी है 25, तो एक ही जगह 25, दूसरी संख्या 60 है तो दूसरी संख्या 60, फिर इधर 60, फिर इधर सी, यहाँ पे ए और बी दे रखा है। तीसरा हमें निकालना है, तो तीसरा निकालना होगा तो इस तरह से, और दूसरा निकालना होगा तो मैंने वो दूसरा अब उससे पहले जो विधि बताई थी वो 25 बटे 60, 60 बटे सी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज बना सकते हैं कि भाई कोई एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, इस तरह से आप जो है कोई त्रिभुज बना लीजिए जिसमें आपका कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसका नाम डाल दीजिए ए बी और सी। ठीक है, हमें त्रिभुज के ये बताना है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इन तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो रचना क्या कर रहे हैं, बिंदु ए से होकर के बी सी के समांतर एक पैरेलल लेना एक्स वाई खींचा है। तो क्या बोल रहा है, ए से होकर के एक भुजा बी सी के समांतर, बी सी ये है, इसके समांतर मतलब इस तरह से खींचनी है, तो इस तरह से हमने जो कोई लाइन इस तरह से इसके समांतर खींच दी। ठीक है, ये लाइन हमने इस बी सी के समांतर, समांतर मतलब सभी जगह से बराबर होगा डिस्टेंस, तो समांतर लाइन खींच दी। इसका नाम एक्स वाई रखा, तो इसका नाम हमने रखा एक्स और वाई। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं पूरे को। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई खींचिए, चूंकि एक्स वाई भुजा बी सी के समांतर है, बी सी के समांतर एक्स वाई है, तो ए बी एक तिर्यक रेखा है, ए बी, ए से बी ये तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो ये लाइन है दो समांतर, और तिर्यक रेखा क्या होती है, जो इन दोनों को इस तरह से चली जाए। तो ये लाइन देख रहे हो आप, इस लाइन बी सी को इस तरह से काट रही है, ये वाली लाइन इस तरह से तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसमें क्या होता है, ये वाली भुज, ये वाला एंगल, इसका ये वाला अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है। इस तिर्यक लेन, जब दो समांतर रेखाएं होंगी उसको कोई तिरछी रेखा काटेगी तो उसके अल्टरनेट जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, एकांतर कोण जो है। तो इस तरह से देख सकते हैं, अभी मैंने आपको जो समझा है, तो यहाँ पर आप समझिए कि जो कोण एक्स ए बी है, कोण एक्स ए बी कौन सा कोण है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी, एक्स ए बी है, जैसे कि ये कोण की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले कोण की बात कर रहा हूँ,
एक्स ए बी, ये वाला अगर कोण है हम बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया तो ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये बाहर वाले का कोण ये वाला बराबर होगा, तो एक्स ए बी कोण ए बी सी के बराबर होगा। एक्स एक्स ए बी ये वाला कोण ए बी सी इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है ना, हम कह सकते हैं एंगल ए वाला, ये वाला एंगल ए यहाँ पे दो दो हैं, ये भी एंगल ए है, ये भी एंगल, तीन तीन एंगल है, तो हमें बताना पड़ेगा कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स ए बी लिया है, यानी कि एक्स ए और बी के बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण की बात कर रहे हैं, एक्स ए बी। ठीक है, और ये कोण किसके बराबर है, तो ए बी और सी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ए बी सी इसके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर है, तो इसलिए ए बी सी लिखा है। क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है ना। तो ये एक समीकरण बन गई। इस तरह से हम जो बोलेंगे कि एक्स वाई भुजा बी सी पर समांतर है, ऑलरेडी पहले हमने जो बात किया था, तो और यहाँ पर ए सी जो है तिर्यक रेखा है, क्योंकि अभी अभी मैंने बात करी इस तरह से लाइन जा रही है और इसको कोई इस तरह से लाइन काटे, ये भी तिर्यक रेखा है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है ना। इसी तरह से इसका ये वाला एंगल होता और ये वाला एंगल होता तो ये भी बराबर होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब देखो यहाँ पर फिर से, यहाँ पर चलो इसको हटाओ। हाँ, तो इसी प्रकार जो वाई ए सी है, अब ध्यान देना, वाई ए सी यानी अब किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, वाई ए सी, इसलिए लिखा है वाई ए सी। ठीक है, वाई ए सी के बीच में यही एंगल आ रहा है एक, है ना, इसलिए वाई सी, ये किसके बराबर होगा, ये सी इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है, इस वाले एंगल के बराबर हो रहा है। ये कौन सा एंगल है, ए सी बी, ए सी बी यानी ए सी बी के बीच में वाला एंगल जो है इसके बराबर है। तो हमने बता दिया ये भी एकांतर कोण है, इसलिए समीकरण 2 बना दिया। अब हम बोलेंगे एक और चीज़, इसमें क्या बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर बने कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि ये वाला एंगल का कोण, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये सारे के सारे मिलाकर तीनों एंगल, ये क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये तीनों एंगल इस तरह से बने हैं, इसी को तो इसने काटा है, इस तरह से काटा हुआ है, एक एंगल ये बना, फिर एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, यही तो चीज़ है। तो ये सारा का सारा एक ही कोण है, एक ही रेखा पर बनी हुई है। तो इन एक रेखा पर जो सारे कोण होते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। इसलिए रेखा एक्स वाई पर बिंदु ए पर बने कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं समीकरण 3 नंबर से कि एक्स ए बी, जो ये एक्स ए बी है, ठीक है ना, एक्स ए बी ये वाला कोण जो है, कोण बी ए सी या सी ए बी, कोण बी ए सी, ठीक है, बी ए सी ये वाला कोण है। ठीक है, पहला कोण ये लिया, दूसरा कोण ये लिया, और तीसरा कोण है सी ए वाई या वाई ए सी तीसरा कोण ये है। तो इन सभी कोणों का मान अभी बताया 180 होता है। तो इसका कोण का प्लस इसका कोण का प्लस इसका कोण का मान क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर 3। अब हम जो है जानते हैं कि ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स ए बी किसके बराबर है, एक्स ए बी है ए बी सी के बराबर है। तो एक्स ए बी को चेंज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, एक्स ए बी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर। ठीक है, इसी तरह से बी ए सी तो है ही हमारे पास कॉमन, उसी ट्राइंगल में आ रहा है, मतलब इस त्रिभुज में ही है। और ये वाला जो है इसको ए बी वाई ए सी जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे वाई ए सी जो है एंगल ए सी बी के बराबर है ना। वाई ए सी जो है ये वाला एंगल किसके बराबर था, ए सी बी के बराबर था, ए सी बी के बराबर। इसको तो हमने केवल नाम बदल रहे हैं, ए सी बी के बराबर है। तो ये ए बी सी ए बी सी ए बी सी सब में ए बी सी आ गया, देख रहे हो सभी जगह ए बी सी है, यानी हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यानी कि इनको मैंने बदल दिया और इनका मान कितना आया, फिर से 180 ही आया। ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ए बी सी प्लस बी ए सी प्लस ए सी बी का भी मान 180 आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण ए प्लस कोण सी का मान जो है वो 180 है। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें बोला है एक पिता की पुत्र की आयु की 3 गुनी, एक पिता की पुत्र आयु यानी पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर माना कि पुत्र की आयु एक्स वर्ष है, 20 वर्ष पूर्व जो है पिता की आयु जो है 12 गुना थी, 20 वर्ष पूर्व उसकी
आयु यानी जिसकी पिता की आयु 12 गुना थी, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। 3 गुनी नहीं, सॉरी, दुगनी दुगनी, तिगुनी तिगुनी पढ़ रहा हूँ मैं, तो 2 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा आपसे क्या बोला गया है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि दुगनी आयु है, ये दुगनी आयु है बोल रहा है, किसकी, बच्चे से दुगनी। तो माना कि बच्चे की आयु जो है वो x वर्ष है, तो पिता की आयु दुगनी है तो 2 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 20 वर्ष पूर्व मैंने 20 वर्ष पहले क्या थी, तो 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु 20 साल कम होगी। भाई पिछले की बात कर रहे हैं, 20 वर्ष आगे नहीं बोल रहे, 20 वर्ष पीछे बोल रहे हैं। तो 20 वर्ष पीछे आज जो उम्र है, अगर 20 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप 20 माइनस करोगे ना अपनी उम्र में से। तो इसकी उम्र अगर वर्तमान में हमने एक्स मानी है, तो इसकी आयु कितनी हो गई, x-20। ठीक है, इस तरह से पिता की आयु जो हमने 2x, जो 2 गुनी थी, वो कितनी 20 वर्ष पहले कितनी होगी, 2x-20। अब जो है समीकरण बन गई 2, कि हमारे पास जो है ये 2x+20, ये तो है आपके पिता की आयु, ये आपकी किसके बराबर है, तो ये जो है ये आपके 12 वर्ष, क्योंकि इसने बोला है प्रश्न के अनुसार 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु 12 गुना थी, किसके, बेटे की आयु के। बेटे की आयु कितनी है, x-20, तो इसकी 12 गुना थी, तो x-20 की 12 गुना, ये हो गई पिता और पुत्र की आयु की बराबर समीकरण। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 22। ठीक है ना, x का मान 22 आ जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे पुत्र की आयु 22 थी और पिता की आयु जो है वो 22 गुना में 2 44 आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु 4 गुनी है, 4 गुनी है 18 वर्ष बाद। अभी देखो 18 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 12 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब पहले 20 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 18 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो बाद में जुड़ जाएगा, उसमें माइनस हुआ था। तो अगर मान लिया हमने x है, तो 18 वर्ष बाद में x+18 हो जाएगा। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु कितनी बोल रहा है, ये 4 गुना, 4 गुना बोल रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, तो x का 4 गुना है, पिता की आयु हो जाएगी। तो 4 गुना में 18 जोड़ देंगे, क्योंकि 18 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 4x+18। ठीक है, अब दोनों का हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 18 वर्ष बाद में जो पिता की आयु है लड़की की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यहाँ पर लिखा है कि 2 गुनी हो जाती है, तो इसलिए करेंगे 18 वर्ष बाद में जो पिता की आयु है, ये वाली आयु जो है ये लड़के की आयु से 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना में लड़के की आयु। ये समीकरण बन गया, इस समीकरण को फिर से सॉल्व कर देंगे भैया, इसका आंसर आ जाएगा, पिता लड़के की आयु 9 वर्ष थी और पिता की वर्तमान आयु 4 गुना लड़के से थी, तो 9×4 = 36, ये हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, यदि 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए। तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं कि भाई पुस्तक का जो क्रय मूल्य होगा, इसमें दिया नहीं है, तो क्रय मूल्य जो है 1 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, तो 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका 40 रुपये हो जाएगा ना। तो प्रश्न के अनुसार 40 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है भैया। तो 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 40 रुपये के बराबर है। यही बोल रहा है कि 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है क्या, 40 पुस्तकों के क्रय मूल्य। 40 पुस्तकें कितने में खरीदी थी, 40 रुपये में, तो 50 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 40 रुपये, 50 पुस्तकें 40 रुपये में बिकी, तो एक पुस्तक कितने में बिकेगी, तो एक पुस्तक बिक रही है 40/50, 40 बटे में 50 कर देंगे तो एक पुस्तक का मान निकल जाएगा, यानी 4/5, इसको भाग दे देंगे तो 0.80 रुपये आ जाता है, 0.80 पैसे, 80 पैसे आ गया। तो क्योंकि जो पुस्तक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है, हमने कितना हमने खरीदने का बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1 रुपये, अगर हम खरीदते हैं तो 1 रुपये लग रहा है, लेकिन बेच रहे हैं तो 80 पैसा मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें हानि हो रही है, 20 पैसे की हानि हो रही है। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या था, खरीदा था हमने 1 रुपये में, और हमने देखा कि 50 पुस्तकों को जब बेचा है तो हमारे एक एक पुस्तक बिकी है 80 पैसे में, तो 80 पैसे में माइनस किया तो 20 पैसे की हमें हानि हो रही है, सीधी सी बात है, हमने हानि निकाल लिया। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। हानि कितनी हो रही है, तो 20 पैसे की हो रही है, तो 20 पैसे लिख दिया है। क्रय मूल्य कितना था, 1 रुपये था, तो बटे में 1 रुपये कर दिया, गुणा में 100 कर दिया, प्रतिशत निकल जाएगा 20%, तो 20% की हानि हुई। ठीक है, लाभ होता तो लाभ बटे में विक्रय मूल्य हो जाता, यहाँ पे हानि की जगह लाभ आ जाता, नीचे में क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य हो जाता, तो हमारे पास लाभ प्रतिशत निकल जाता। यहाँ पर दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका दो जो भुजाएं हैं वो 13 सेंटीमीटर हैं और पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है। तो हम बता सकते हैं जैसे कि ये
कोई त्रिभुज है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं, ये 13 है, ये 13 है, ये हमें पता नहीं है, ये मान लेते हैं कि ये भुजा जो है वो आपका सी है, ठीक है, बी सी कुछ भी मान लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इन तीनों का योग जो है पेरीमीटर कहलाता है, जो कि आपको दिया गया है, यानी त्रिभुज का परिमाप होता है। तो परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, वो 36 सेंटीमीटर दे रखा है। 36 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, ठीक है। ए और बी का मान कितना है, 13 और 13 दे रखा है। तो यहाँ पे 13 और 13 और प्लस में बी का मान हमें यहाँ पे, यानी कि बी की जगह मैं सी मान रहा हूँ, ये बी मान लीजिए इसको। आप जो है भुजा ये ए है, 13 से 13 है, तो ये भी भुजा बी भी 13 ए के बराबर होगी, मान सकते हैं, ए बी सी भी मान सकते हो आप, क्वेश्चन यहाँ पे दिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ए प्लस बी यानी पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा प्लस तीसरी भुजा, पहली भुजा का मान 13, दूसरी भुजा का मान 13 और तीसरी भुजा हमारे पास है नहीं, बी माना है हमने। तो ये तीनों का योग कितना होता है, 36 होता है, 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 13 गुणा 13 प्लस 13 कितना, 26 हो गया। बी का मान बी रहेगा, बी बराबर कितना, 36 माइनस 26, यानी कि बी का मान आ गया 10, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है एस गुणा में एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें एस क्या होता है, एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। इस एस के परिमाप को, परिमाप में से दो को डिवाइड कर देंगे तो परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, क्वेश्चन में हमारे को परिमाप दिया है 36। तो एस का मान हो जाएगा आपका 36/2 यानी कि 18। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ एस है वहाँ पे 18 रख देंगे, ठीक है, और जहाँ पर ए बी और सी है वहाँ पर ये ए बी और सी तीनों भुजाओं को रख देंगे, ए बी और सी, ठीक है। कहने के लिए ए बी सी है, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर ए माइनस 13 माइनस 13 माइनस सी 10, ठीक है, 13 माइनस 13 10, सब जगह 18 रखना था, करोगे तो ये क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18 गुणा 8 और पचम 25, इस तरह से गुणा करके निकाल लेना तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, गणित संग्रहालय, गणित किट पर टिप्पणी लिखनी है। तो गणित संग्रहालय के ऊपर मैंने ये छोटी सी टिप्पणी लिखी हुई है, पढ़ कर याद कर लेना। इस तरह से गणित किट के ऊपर आपसे टिप्पणी पूछे तो आप ये बता सकते हैं टिप्पणी लिख करके। जहाँ पे समझाने वाली बात होगी समझा दूंगा। बालकों के रचनात्मक चिंतन के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो ये सारी शिक्षक की भूमिकाएं हैं जिनको आप बता सकते हो। उत्सुकता को बढ़ावा देना, खुले सिर वाले प्रश्न पूछना, इन्हें ओपन एंडेड क्वेश्चंस वगैरह, इस तरह से ये सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है, ये तो इसका इंग्लिश वर्जन है। गणित में रचनात्मक चिंतन घटक क्या हैं और इन्हें समझाकर रचनात्मक चिंतन के तत्व लिखिए। तो कौन कौन से घटक हैं, ये वाले जो हैं इसके घटक हैं और ये इसके तत्व हैं, क्लियर। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश वर्जन है इसका। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसको ए बी भुजा जिसकी जिसकी ए बी भुजा जो है वो दे रखी है आपको 4.8, ए डी जो है 3.2 और कोण ए जो है 50 डिग्री दे रखी है। इसमें आपको जो है क्या बोलना है, सीधा सीधा देखो, हमें भुजा ए बी दे रखी है 4.8 और ए डी दे रखी है। तो हम बना लेते हैं कि आपको जो है एक ए बी दे रखी है, ए बी की लंबाई जो है वो 4.8 है। तो हमने लिखा है ये 4.8 है, किसकी लंबाई है, ये ए और बी की लंबाई है, ठीक है। ए डी, ए से डी हमारे को पता नहीं है तो हमें क्या करना है, ए बी हमने खींच लिया। अब ए पर चांदे की सहायता से जो है एक कोण बना लेंगे 50 डिग्री का। ए पर कोण कितना बोल रहा है, ए पर 50 डिग्री, तो इस पे जो है 50 डिग्री का एक चांदा का रखेंगे, चांदा रख करके कोई 50 डिग्री का कोण बना लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ये 50 डिग्री का, यहाँ पे ए पर कोण हो गया 50 डिग्री का। अब इसने क्या बोला कि ए बी, यहाँ पे इधर कहीं सी आएगा इधर डी आएगा, तो ए डी की लंबाई कितनी है 3.2। तो चाप भरेंगे प्रकार की सहायता से या स्केल से, इसको 4.2 नाप लीजिए। यहाँ स्केल रखिए, यहाँ पर 4.2 लगा करके यहाँ पे 4.2 आ गया। तो मैंने कहा कि ये 4.2 है और ये वाला जो कटा है ये बिंदु क्या है, डी है, क्योंकि ए डी बोल रहा है, ठीक है। इसी तरह से 4.2 बिंदु सी ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि ए से बी जितनी लंबाई है समांतर चतुर्भुज है तो उतनी होगी। तो यहाँ पर प्रकार की सहायता से रखेंगे और प्रकार की सहायता से 4.8 का जो है यहाँ पर एक कट मारेंगे, इस तरह से मार दिया। और हमें पता है कि ये 4.2 है तो इधर वाली भी 4.2 होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ कट को, इस तरह से यहाँ से हमने 4.8 जितनी ये बड़ी लाइन है उतना ही यहाँ पे प्रकार खोला और यहाँ पे पॉइंट रखा प्रकार का और पेंसिल यहाँ पर घुमा दिया, इस तरह से एक आर्क कट जाएगा। अब हमने फिर से प्रकार खोला,
ए से लेके डी तक को नापा और यहाँ पर फिर बिंदु पर, यहाँ पर बी पर बिंदु प्रकार रखा और इसको हमने फिर से यहाँ पे ऐसे काटा। तो जहाँ पे भी कटेगा वहाँ पे बिंदु सी आ जाएगी। अब बिंदु सी को इस तरह से हम जो है खींच देंगे, ये हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया, और इस बिंदु को इससे मिला देंगे। तो ये जो इस तरह से हमारी त्रिभुज जो है बन जाएगी। लगभग मैंने ऐसे आइडिया से बनाया है, ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा सही तरीके से बनाओगे तो। यहाँ पे वही चरण लिखे हुए हैं कि एडी जो 3.2 सेंटीमीटर की हमने बना लिया था अभी, सॉरी 3.2 सेंटीमीटर है एडी। यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, ये 3.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से मैंने बताया BC और AD होगा, केंद्र मान करके चाप लगाएंगे त्रिज्या का। इस तरह से जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, ये लिखना होता है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वेन हाइलीज द्वारा प्रस्तावित ज्यामिति चिंतन के विभिन्न स्तरों को बताइए, तो उनके विभिन्न स्तर जो है, स्तर 0 है, स्तर 1 है, स्तर 2 है, स्तर 3 है, स्तर 4 है, ठीक है। इसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा बता देना है, स्तर 1 0 में क्या है, स्तर 1 में क्या है, स्तर 2 में क्या है, स्तर 3 में क्या है, स्तर 4 में क्या है। इसके बाद जो है यहाँ पूछा गया एक घन की कोर की लंबाई जो 4 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन निकालना है। तो आयतन जो है कोर की लंबाई का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब कर लोगे, 4 चौकू 16 चौकू 64 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति में क्या अंतर होता है आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे द्विविमीय लिखा है, यहाँ पे तीन विमीय लिखा है, आपस में अंतर लिखा हुआ है, इस टेबुलर फॉर्म से आप अंतर जो है पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया गणित में सामान्यीकरण की प्रक्रिया क्या होती है। तो सामान्यीकरण की प्रक्रिया जो है क्या होती है, तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो पूर्व संज्ञात्मक प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट उदाहरणों, अवलोकनों और मामलों से एक व्यापक नियम, सिद्धांत या पैटर्न व्युत्पन्न करते हैं, निकालते हैं, इसको कई स्थितियों में लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें सामान्यीकरण की प्रक्रिया में जो है अवलोकन और अन्वेषण आता है, पैटर्न की पहचान आती है, परिकल्पना का निर्माण आता है, परीक्षण और सत्यापन आता है, नियम और औपचारिकरण आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। दैनिक जीवन में गणितीय पैटर्न के क्या लाभ हैं। तो समस्याओं को हल करने में लाभ मिलता है, पूर्व अनुमान करने में लाभ मिलता है, तार्किक सोच का विकास होता है, और संगठन और अनुशासन सिखाता है, साथ साथ में विज्ञान और तकनीकी में उपयोग है, दैनिक कार्यों में सहायक है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है। स्वयं सिद्धियाँ क्या है, तो इसको बोलते हैं मूलभूत सत्य कथन होते हैं जिनको बिना किसी प्रमाण के सत्य माना जाता है, ये गणित की नींव होते हैं और इन्हीं पर जो है अन्य प्रमेयों का निर्माण होता है, ठीक है। स्वयं सिद्धियों की विशेषता क्या होती है, ये बिना प्रमाण के स्वीकारे जाते हैं, ये सर्वत्र सत्य होते हैं और गणितीय संरचना का आधार होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि A बराबर B है एंड B बराबर C है, तो A बराबर B है तो B और B बराबर C है, ये दो चीज़ दे रखी हैं, तो आप कह सकते हैं इसके आधार पे कि A और C भी बराबर होंगे, ये स्वयं सिद्धि हो गई। कैसे कि अगर A का मान लीजिए 5 है तो B का मान भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब B का मान 5 है तो यहाँ पे भी B का मान 5 होगा, यानी कि C का मान भी 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर B का मान जो था वो A B के मान बराबर है ना। तो इसी तरह से अगर A का मान B दोनों बराबर हो गए तो A भी बराबर होगा और C भी बराबर होगा, यानी कि C का मान भी बराबर होगा, ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखो A और C बराबर है, ये स्वयं सिद्धियाँ हैं। जैसे कि A और B बराबर है और A प्लस सी इक्वल्स टू A प्लस B वही मान आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर A और B दोनों बराबर हैं, तो अगर A प्लस C करें और B प्लस C करें तो हमारे पास वही मान आएगा, क्योंकि C का मान तो दोनों में सेम रहेगा। यानी कि मान लो कि यहाँ A का मान 5 है, यहाँ B का मान 5 है, फिर से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं A की जगह 5 लिखता हूँ और B की जगह 5 लिखता हूँ और C कोई संख्या है उसको जोड़ता हूँ, तो C तो यहाँ पर भी C का मान अगर मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी प्लस में 4 इधर भी होगा और प्लस में 4 इधर भी होगा। तो स्वयं सिद्धि है कि भाई 5 + 4 9 इधर भी आ रहा है, 5 + 4 9 इधर भी आ रही है। तो इसी तरह से आप उदाहरण दे सकते हो, दो उदाहरण दे करके समझाना था आपको कि A बराबर B है तो A बराबर B और B बराबर C है तो A बराबर C होगा, यानी A और C बराबर होंगे। इसी तरह से A बराबर B है तो A प्लस C और B प्लस C भी होगा। क्यों, क्योंकि A और B बराबर हैं, तो C कोई भी संख्या दोनों में जोड़ोगे तो उतना ही उत्तर आएगा। किसी गणितीय प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आवश्यक पद क्या है, तो दिया गया है, सिद्ध क्या करना है, आकृति डायग्राम बनाएंगे, अभी रचना कर करके मैंने दिखाया है। निर्माण कैसे करते हैं कि हमने ये बनाया, फिर ये लाइन खींची, फिर ये खींचा, फिर प्रमाण और परिणति अगर आपको करना हो तो, नहीं तो प्रूफ तक आपका काम खत्म हो जाता है। खुले प्रश्न क्या होते हैं, तो खुले प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जिनके एक या एक से अधिक संभावित उत्तर हो सकते हैं, उन्हें ही खुले प्रश्न कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं संख्या ज्ञान और संक्रियाओं में बंद प्रश्न क्या होगा, 5 + 3 कितना होगा, तो उत्तर आएगा 8।
लेकिन खुला प्रश्न क्या हो सकता है, दो संख्याओं के बारे में सोचो जिनका योग क्या हो, 8 हो। तो वो संख्या कुछ भी हो सकती है, 4+4 भी 8 होता है, 10-2 भी 8 हो सकता है, 4×2 भी 8 हो सकता है, 7+1 भी 8 हो सकता है, 5+3 भी 8 हो सकता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके आंसर तो सेम आ रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो 8 ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ज्यामिति में भी हम बता सकते हैं कि एक वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं, उत्तर है 4। तो हम खुला प्रश्न बोल सकते हैं, ऐसी आकृति बनाओ जिसकी 4 भुजाएं हो लेकिन वह वर्ग नहीं हो। तो इसमें क्या बना सकते हैं हम, इसमें हम आयत बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं, समलंब बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं। इनमें भी 4 ही भुजाएं होती हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये वर्ग नहीं होते हैं। पैटर्न और बीजगणित ये बना सकते हैं, जैसे कि 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। जैसे कि अगला प्रश्न, अगला जो आएगा वो क्या आएगा, वो 10 आएगा। ये तो हमारा बंद प्रश्न हो गया कि अगला उत्तर क्या आएगा, 10 आएगा। अब हम बोलेंगे कि एक ऐसा पैटर्न बनाओ जिसमें 5 से शुरू होता हो और उसमें कम से कम 5 पद हों, पैटर्न का नियम बताओ। तो इसमें हम आसानी से बता सकते हैं कि जो संभावित उत्तर है 5, ठीक है, फिर 10 आ सकता है, फिर 15 आ सकता है, फिर 20 आ सकता है, 25 आ सकता है। तो हर नियम में क्या है, 5-5 को जोड़ा गया है ना। इस तरह से आपका जो है अलग 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 और बता सकते हो, ठीक है, जिसमें आप ऐसा कम जो पैटर्न बनाओ जो 5 से शुरू हो और उसमें 5 पद आए। तो इसमें भी 5 से शुरू कर दिया, इसमें हर हर कदम पे 2-2 जोड़ा गया है। इस तरह से आप जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप 1-2 एग्जाम्पल लिखना, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चन के। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 अनुसार गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या हैं। तो इसके जो लक्ष्य हैं या प्रमुख उद्देश्य हैं वो कुछ इस तरह से हैं, छोटे छोटे लिख दिए हैं मैंने। यहाँ पे बोला है कि 600 का 4% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हमारे को दिया गया है मूलधन कितना है, इंटरेस्ट है 4% और समय है 3 वर्ष का। सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P×R×T/100। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। P होता है मूलधन, R होता है ब्याज की दर और T होता है समय, टाइम। ठीक है, तो इसमें जो है हमारे को जो दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, ठीक है 600, और आपका और क्या दिया है, आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 वर्ष है, और सॉरी 4 वर्ष है, और समय दिया है 3 वर्ष का। तो यहाँ पे 4 और 3, तो यहाँ पे 4 और 3 लिखा, इसको करा तो 72 आ जाएगा आंसर। श्रेणी जो दी गई है ये वाली, इसकी माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए इसको जो है व्यवस्थित ढंग में जो है इसको करेंगे। अगर हमारे पास में इन संख्याओं का योग जो है सम नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n+2वां पद, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो n+2वां पद जो है 9+1 यानी 10/2 यानी 5वां पद जो है इसका आंसर होगा। 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5 यानी कि 7 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर यही 10 संख्याएं होती, अभी तो ये 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। अगर ये 10 संख्याएं होती, 10 संख्याएं होती, 12 संख्याएं होती, 14 संख्याएं होती, तो हमारे को दो फॉर्मूला लगते हैं। एक तो आपका n/2 और दूसरा फॉर्मूला लगता है n/2 प्लस में 1 वाला, दोनों फॉर्मूला लगता। तो इसमें मान लो कि मैं मानता हूँ कि 12 संख्याएं थी, ऐसी 12 संख्याएं थी, तो यहाँ पे 12/2, ठीक है, और 12/2 प्लस में 1, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये 12/2 यहाँ पे 6 आ गई, और ये 12/2 यानी 6 प्लस में 1 यानी कि 7, यहाँ पे ये 6 और 7 नंबर दोनों अंकों को यहाँ पे, इसमें 6 और 7 नंबर ढूंढते, अगर 12 संख्याएं होती तो 6 और 7 नंबर को जोड़ते, 6 नंबर पे जो 6वां पद होता, ठीक है, और 7वां पद जो होता उसको जोड़ते और बटे में 2 करते, जो आंसर आता वो वाला पद निकालते। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर होता कि छठा नंबर होता, जो भी नंबर होता उस पद का जो है हमारा माध्यिका होती, जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया था। करवा करके इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस तरह के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है, गणित में चर राशियों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो भैया चर राशियाँ जो हैं ये क्या होती है, अंग्रेजी अक्षरों से दर्शाई जाती हैं, XYZ, ठीक है, इस तरह से होती हैं। और किसी तरह की भी मतलब हो सकती है, ABCD हो सकती है। ये प्रतीक होते हैं, किसी अज्ञात या परिवर्तनीय मान को निकालने के लिए इन चर राशियों का उपयोग किया जाता है। सीधा सीधा हम बता सकते हैं, सामान्यकरण के लिए, समीकरण बनाने के लिए, किसी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए, रचनात्मकता और मूर्त सोच का विकास करने के लिए, इस सब चीज़ों के लिए चर राशियों का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या के 3 गुने में 9 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, इस कथन के संगत रैखिक समीकरण बना करके उसका हल कीजिए। कोई संख्या है, मान लिया वो संख्या x है, इसका 3 गुना क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि 3 गुना कोई संख्या के 3 गुने में, तो 3 गुना हो गया 3x, उसमें 9 जोड़ते हैं, इसमें 9 जोड़ा तो हमारे को कितना मिलता है 30। तो इस संख्या को लिखेंगे 3x प्लस में 9 जोड़ा तो 30 प्राप्त हुआ। अब इस संख्या को हल कर देंगे भाई, इधर x वाला मान इधर ही छोड़ देंगे, बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, आंसर आ जाएगा 7, वो संख्या 7 थी।
ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता और सर्वांग संगता में अंतर बताइए, तो ये मैंने अंतर लिखा है टेबुलर फॉर्म में। इसके बाद जो है गणितीय कथनों के सत्यापन की प्रक्रिया के चरण क्या होते हैं, कथन की समझ, प्रारंभिक आंकड़ों का चयन, गणना, तुलना, निष्कर्ष। ये गणितीय कथनों के सत्यापन की बात हो रही है, ठीक है, सामान्यीकरण। इसके बाद जो है गणित शिक्षण अधिगम में प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक की भूमिका क्या हो सकती है। पाठ्यक्रम का आधार होता है, संरचित अधिगम का स्रोत होता है, शिक्षक के लिए मार्गदर्शक होता है, छात्रों के लिए संदर्भ सामग्री होती है, अभ्यास और मूल्यांकन के अवसर, मानकीकरण, आत्मअध्ययन को बढ़ावा देना, अवधारणाओं की स्पष्टता इत्यादि सब शामिल होते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन है ये। इसके बाद आइए गणित पाठ्यपुस्तक की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता, तर्कपूर्णता, व्यवहारिकता, बाल केंद्रित, समकृत और सृजनात्मकता, मूल्यांकन उन्मुख, सब विशेषताएं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कक्षागत प्रक्रिया में गणित शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है, तो बहुत सारी भूमिकाएं हैं जिनको आप लिख सकते हैं। आप इनको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं समझा दूंगा। लेंदी वीडियो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, अब जो है एक आपसे पूछा गया बीज गणित सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ और उनके निराकरण बताइए। कठिनाई क्या आ सकती हैं, तो कठिनाई मैंने बताया कि अमूर्तता, यानी कि बीज गणित में प्रतीक और अक्षरों का प्रयोग होता है, बच्चों उसको जो है आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो इसको क्या करेंगे, वस्तुओं से संबंधित उदाहरण देकर के अमूर्त विचारों को सरल बनाएंगे, ये निराकरण हो गया। प्रतीक और चिन्हों की समझ नहीं हो पाती है, जैसे एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, प्लस माइनस या जो बराबर का निशान जो है वो सही से नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों को चिन्हों का अर्थ समझा करके अभ्यास कराना चाहिए कि ये अभ्यास जो है गुणा इस तरह का होता है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। इस तरह से गणित नियमों पे भ्रम होता है, ठीक है, ध्यान केंद्रित में समस्याएं होती है, अपर्याप्त पूर्व ज्ञान होता है, तो इनका निराकरण किस तरह से किया जाता है। क्वेश्चन आता है, पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो आपको बताना होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर और रचना के पद लिखिए। समबाहु यानी सभी भुजाएं समान हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक त्रिभुज बनाना है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, है, रचना के पद लिख देने हैं। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, कोई त्रिभुज बनाया, जैसे कि ए बी बनाया, ए बी कोई लाइन खींची, ठीक है, जिसका लंबाई 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर बोला है इसने, लेनी है। 6 ले लिया, यहाँ पर प्रकार रखा, एक चाप इधर मारा, ठीक है, प्रकार एक यहाँ पे रखा बी पे, एक चाप इधर मारा, दोनों जहाँ पे कटा वहाँ पे सी पॉइंट मिल गया, दोनों को इस तरह से मिला दिया। ये संभव है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इस तरह से ये आपको जो है रचना के पद लिख देने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये का 2 वर्ष में 882 हो जाएगा। तो आपको 800 रुपये दिया गया है, 2 वर्ष का समय है, अंतिम राशि जो है आपको 882 प्राप्त हो रहा है। आपको आर निकालना है, यानी ब्याज की दर निकालनी है। फॉर्मूला होता है जो वो होता है ए इक्वल्स टू पी इंटू 1, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। साधारण ब्याज का अलग होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अलग होता है। पी इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर एन। एन जो होता है ये वर्षों की संख्या है जो यहाँ पे लिखा गया है। आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें निकालना है। पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा 800 रुपये वो होता है। और ए जो है आपका अमाउंट जो आपको प्राप्त हुआ वो होता है। तो ए की जगह 882 रखा, पी की जगह 800 रखा, एक की जगह एक है, आर की जगह आर ही रखेंगे क्योंकि आर हमें निकालना है, और एन की जगह 2 वर्ष रखा जो कि हमारे को दिया गया है। समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमारे पास 5% जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता क्या है। गणित विषय में बच्चे की सृजनात्मक सोच विकसित करने में शिक्षक की भूमिकाएं क्या क्या हो सकती है। तो ये सारे के सारे सृजनात्मकता को विकसित करने वाले स्टेप्स हैं जिनको शिक्षक ले सकता है अपने क्लास में। ये आगे आगे आपका इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस, इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशंस है। गणित का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, सभी जानते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। बच्चे गणित से क्यों डरते हैं, करवाया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस आपने एक बार पढ़ लिया होगा। त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, मूल्यांकन के प्रकार बताइए, चार उद्देश्य बताइए, ज्यामितीय उपकरण क्या है ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है। गणित की आवश्यकता महत्व को बताइए, मैंने लिखवाया हुआ क्वेश्चन है। गणित शिक्षण के प्राय उद्देश्य और गौण उद्देश्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे गणित के प्राय उद्देश्य जो है आपका ये है, ठीक है, ये सारे के सारे प्राय उद्देश्य हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है आपसे पूछा जाता है गणित की व्यापकता सार्वभौम में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे यंग के अनुसार भी आपको बता देना है। और जो मैथमेटिक्स जो है लेटिन भाषा का शब्द है, मैथमेटिका से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। लॉक के अनुसार गणित की क्या परिभाषा है ये भी आपको बताना है। अबेगस क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। क्रिया सूचक संकेत क्या होते हैं, जैसे कि गुणा जोड़ घटाव जो है इनको बोलते हैं क्रिया सूचक संकेत। सी के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। गणित की प्रकृति की विशेषताएं जो है, मौलिकता, स्पष्टता, तार्किकता, सुनिश्चितता,
संक्षिप्तता, सत्यापन, निश्चितता, ये सब होती हैं। इनको जो है आप आराम से इसमें बता सकते हो। आयतन किसे कहते हैं, किन्हीं 5 महागणितज्ञों के नाम आप बता सकते हो। आर्यभट्ट की प्रथम 4 पुस्तकों के नाम बताने हैं। गणित में प्रमेय किसे कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वेन हाइले का मॉडल क्या है। जो छात्र गणित नहीं समझते वो पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, ये कथन जो है प्लेटो का कहा गया। सबसे प्राचीन शाखा जो है अंकगणित है। गणित दिवस जो है 22 दिसंबर को मनाया जाता है, श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर। ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो अधिगम सिद्धांतों को हमने जो है बताया, क्रिया निर्माण विधि है, छायात्मक आयु, संकेतात्मक चिन्ह, जो कि आपका ब्रूनर के हिसाब से है ये। तो ये आप बता सकते हैं, इसमें मैंने सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पे बल देता है, चित्र तो यहाँ पर एनसीएफ जो है इन सभी चीज़ों पे बल देता है। बाकी इसको डिटेल में मैंने बताया है, वो ऊपर आपका आराम से देख लिया होगा। गणित की प्रकृति को समझाना है तो गणित की बहुत सारी प्रकृतियों को आप इस तरह से समझा सकते हैं। गणित में भाषा के गुण क्या होते हैं, मूल्यांकन के लाभ और महत्व क्या होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार क्या होते हैं, इसमें पूछ सकता है। औपचारिक मूल्यांकन, उसकी विशेषताएं क्या होती है, ठीक है। अनौपचारिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव, और औपचारिक मूल्यांकन समष्टिव, निदात्मक, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन। गणित शिक्षण की समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षक की समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। ये सारे सारे क्वेश्चंस को इसी तरह से आपको लिखने हैं। गणित पाठ्यपुस्तक का महत्व क्या होता है, हैं, और पाठ्यपुस्तक की उपयोगिता, आवश्यकता बतानी है। तो ये सारे पॉइंट इसमें आप लिख सकते हो। प्रश्नोत्तर विधि क्या होता है, अनुकरणीय शिक्षण क्या होता है, शिक्षक डायरी क्या होती है, सक्रिय अधिगम प्रविधि क्या होती है। संख्याकी का परिचय दीजिए, गणित के अनुसार अनुप्रयोग बताइए, संख्याकी जो होता है उसका अनुप्रयोग क्या है। ये सब कुछ मैंने लिखा है, तो यहाँ पर जो है आप इसका आंसर को लिख सकते हैं। इसकी सीमाएं कभी कभी पूछता है, वो बता सकते हो। सर्वांग समता, समरूपता में जो है मैंने पहले भी अंतर बताया, यहाँ पे भी अंतर बताया, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। और सममित आकृतियाँ क्या होती है, अभी भी मैंने बताया था। दोनों अक्ष अक्ष जो खींचेंगे उसके दोनों तरफ जो है बराबर दिखाई देंगे। इस तरफ से देख सकते हो, जो भी लाइन खींची है दोनों तरफ उसके आकृतियाँ बराबर है, इन्हीं को सममित अक्ष बोलते हैं और आकृतियाँ भी बोलते हैं। गुड एंड हैंड के अनुसार गणित के तथ्य के अभिप्राय को स्पष्ट करना है। गणित परिषद क्या है, गणित संग्रहालय क्या होता है, इसका आपको वर्णन करना है। मैंने कई चीज़ें जो है आपको 2-2 बार 3-3 बार क्वेश्चनों को अच्छे अच्छे तरीके से बताया है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जो है क्वेश्चन को कौन सा अच्छी तरीके से याद करते हैं। वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा के ऊपर आपसे अंतर पूछता है, ये भी पूछना है। चर और अचर राशियों के ऊपर पूछ सकता है आपसे। गणित शिक्षण और सीखने में समस्या क्या है वो वर्णन कर सकते हैं आप। तो ये सारे वर्णन हैं इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद में एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, ये आपको बताना है। वार्षिक योजना का वर्णन आपसे कभी कभी पूछ लेता है, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको वर्णन करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। गणित शिक्षण के प्रमुख और गौण उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो ये उद्देश्य जो हैं इसमें ये प्रमुख उद्देश्य हैं, जो कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। और उसके अलावा जो है गौण उद्देश्य जो है ये रहे, जिसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आते हैं। इसमें से कोई भी आप 5, 6, 7 आपको जो अच्छा लगता है उतने याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप बड़े प्रश्नों कर पाएंगे। एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जल्दी ही आप सारे वीडियो को पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार वीडियो देखिए, बार बार समझिए क्वेश्चनों को, ताकि आप अपना अच्छा स्कोर कर सके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।